हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस वीक इन पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है पोनी टेल के साथ इस दफा शहजाद रियाज। लगता है कि कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। कल उन्होंने पोस्ट भी लगाया था कि हेड ऑफ एचआर ढूंढ रहे हैं, टीपीई ग्रो कर रहा है। क्या सीन है शहजाद? क्या क्या कोल्डप्ले से शुरू करते हैं इस हफ्ते के, क्या तासुरात हैं आपके फिर सारी ख्वाहिशात सिचुएशन पे? ख्वाहिशात ही रह गई हमारी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ना स्काई फुल ऑफ स्टार्स है, ना हैंड फुल ऑफ स्टार्स है। कुछ भी नहीं मिल रहा है इस पोनी टेल के साथ। तो मुझे लगता है मैं हेड ऑफ एचआर बन जाऊंगा। मैंने पहले मैं माजरत करना चाहता हूँ, बहुत सीरियस सीनियर लोगों ने अपनी सीवियां भेजी कि मेरा 15-15 साल का एचआर एक्सपीरियंस है। वो मजाक कर रहा था मैं, सॉरी अंकल सॉरी माजरत। आपको करनी चाहिए माजरत, बल्कि उन्हें करनी चाहिए कि वो न्यूज साइकिल पे फॉलो नहीं कर रहे थे। इंटरनेशनल न्यूज साइकिल जो है वो कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन, जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दें शहजाद के हुआ क्या है और कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन ने क्या हैंड किया है। सर, जिस तरह अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट गुत्थम गुत्था हुए हुए हैं, और उसी तरह एक साहब सीईओ हैं कंपनी के, वो थोड़े ज्यादा ही रोमांटिक हो गए थे। कोल्ड पे चल चल रहा था अपनी हेड ऑफ एचआर के साथ। जब कैमरा उन पर आया तो क्रिस मार्टिन ने बोला, वाह कितना खूबसूरत कपल है। तो तब उनको रियलाइज हुआ कि कभी अलविदा ना कहना, ये तो मेरी बीवी देख लेगी। तो उन्होंने फौरन हाथ हटाकर सर छुपाया। फिर खातून ने भी सर छुपाया। फिर उनके साथ जो थी, उन्होंने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। और इस तरह भांडा फूट गया कि घर में तो दाल चावल खाए जा रहे हैं, लेकिन बाहर मुर्गी चिकन चल रही बिरयानी चल रही है। तो ये आई थिंक मजाका खेज खबर थी इस हफ्ते की, और आई थिंक एवरीवन ग्लोबली इज टॉकिंग अबाउट इट। हर जगह मीम्स ही मीम्स चल रहे थे पिछले 24 घंटे में। बट सीरियस खबरों की तरफ आ जाते हैं शहजाद। इस हफ्ते क्योंकि तैयारी मैंने ज्यादा की है तो मैं खबरें बताऊंगा और फिर आपकी टेक ली जाएगी। पहली खबर तो यह है कि भाई अमेरिका ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है रेजिस्टेंस फ्रंट, जिस ग्रुप ने पहलगाम अटैक इनिशियली क्लेम किया था है। और जिसे भारत कहता है कि ये लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, उसे फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट आल्सो एज अ स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप। उस पे फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की उसने कहा है कि country has quote effectively and comprehensively dismantled and quote terror outfits। तो वो फॉरेन ऑफिस का बयान है। भारत का बयान ये है कि दिस शोज कि हमारी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, काउंटर टेरर कोऑपरेशन चल रही है। और जो हमारा बयानिया था कि पाकिस्तान ने पहलगाम कराया है वो री इन्फोर्स हुआ क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने जो है वो डेजिग्नेशन शाया की रेजिस्टेंस फ्रंट की। मेरा इस पे जो व्यू है वो ये कि ऑब्वियसली एनी साइड कैन स्पिन इट इन वट एवर वे दे वांट। लेकिन जो डेजिग्नेशन आई भी है टीआरएफ की, उसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा जिक्र नहीं है। तो अगेन वही इनिशियल बात जो हम काफी हफ्तों से दोहरा रहे हैं कि पूरे के पूरे इस क्राइसिस में और इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद जो इल्ज़ाम लगाया गया भारत की तरफ से, उसका कोई एज सच एविडेंस नहीं है। और अगर एविडेंस होता तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान को ब्लेम करता, जो कि पहले भी हो चुका है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, 100% उजैर, आई थिंक हर जगह इंडिया ने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को इम्प्लिकेट किया जाए। उनको ये एससीओ में भी डिसअपॉइंटमेंट हुई, उनको अमेरिका के लिहाज से भी डिसअपॉइंटमेंट हुई, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बयानिया बिल्कुल नहीं पेका। फ्रॉम पाकिस्तान परस्पेक्टिव या फ्रॉम अ लोकल परस्पेक्टिव, आप ये तंजीमें नाम बदल बदल कर आती रहती हैं, फिर बैन होती हैं, फिर नाम बदल कर आ जाती हैं। ना आप टेररिस्ट सिंपथाइजर हैं, ना मैं टेररिस्ट सिंपथाइजर हूँ। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो टेररिज्म करती हैं, हमारी कोई सिंपथी नहीं है। इन सबको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लेबल करें, बट इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन ना साबित होता है, ना नजर आता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडिया इसको स्पिन करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। एज फार एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसर्न, देयर नो सिंपथीज फॉर देम। या नो, आई फुली एग्री। और आई थिंक अब वो 2-3 दिन की ये न्यूज साइकिल चलेगी, फिर वही यूएस इंडिया ट्रेड इश्यूज जो फंसे हुए हैं उस पर हम किसी एपिसोड में लंबी बात करेंगे कि क्यों फंसे हुए थे और कहाँ डील अटकी हुई है इस वक्त। बट अगेन दैट्स द बिगर स्टोरी इफ यू आर फॉलोइंग इंडिया यूएस रिलेशंस। और अगर आपको लग रहा है कि ये दहशतगर्दी की डेजिग्नेशन जो है वो एक बड़ी
डिप्लोमेटिक मूव है, तो आई डोंट सी इट दैट वे, बट पीपल विल हैव देयर ओन व्यूज ऑन इट। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान की जो है वो ये कि बारिशें जो है वो चल रही हैं काफी जोरों शोर से, नुकसान बहुत हुआ। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी गई, फ्लैश फ्लडिंग हुई, काफी लोगों की जाने गई। मेरी तरफ से तो वही हमेशा का जो इशू है वो नजर आ रहा है कि पुअर प्लानिंग, पुअर क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज एटसेट्रा, पुअर डेवलपमेंट, उसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन हुई है वो फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स है एक इशू पूरे भारत सब कॉन्टिनेंट के रीजन में। भारत के अंदर पिछले कई हफ्तों से इसी तरह के वाकयात हुए, गुजरात में ब्रिजेस कोलैप्स कर गई, लैंडस्लाइड्स हुई। अभी मैं देख रहा था इसी हफ्ते की कि कश्मीर में जो यात्रा चल रही है उस पे लैंडस्लाइड्स हुई और उस यात्रा को रोकना पड़ा बिकॉज ऑफ द डेंजर। तो ये एक शेयर्ड इशू है सब कॉन्टिनेंट का, लेकिन आई थिंक इसमें मैन मेड इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान इंडिया जैसे ममालिक में जहाँ रैपिड अर्बनाइजेशन और पुअर प्लानिंग और लैंड इंक्रोचमेंट की गई है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर कि हुकूमत ने सही रिस्पॉन्स किया है कि कुड दे हैव डन बेटर? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत और क्या कर सकती है उधर। जो क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है, स्पेशली चकवाल में जो हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख में सेकंड सबसे बड़ा क्लाउड बर्स्ट है। आपने न्यूयॉर्क के भी अगर हाल ही में विजुअल्स देखे हो, न्यूयॉर्क सबवे का जो हाल हुआ था, न्यूयॉर्क की सड़कों का जो हाल हुआ था, फिर हमने देखा था यूएई, चले न्यूयॉर्क को, पाकिस्तान में तो लोग समझते होंगे अमेरिका में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी के जो लोग हैं उनको पता है कि न्यूयॉर्क का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कोई अच्छा नहीं है, बट यूएई का तो दुनिया भर में आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। क्लाउड बर्स्ट में उनके भी हालात खराब हो चुके थे। सो इमीडिएटली अ क्लाउड बर्स्ट हैपेंस, देयर इज नॉट मच यू कैन डू। इमीडिएट ड्रेनेज की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से तो अब लोग दुनिया भर में रखना छोड़ दें। अभी जो टेक्सास में हम लोगों ने हाल देखा था, अल्लाह माफ करे, जिस लेवल की फ्लडिंग हुई थी, कराची और पंजाब में थोड़ा ये डिफरेंस जरूर है कि कराची में बारिश होती है तो फिर पानी एक दिन, दो दिन, तीन दिन खड़ा रहता है और फिर ट्रक्स बुला बुला के निकालना पड़ता है। पंजाब में एटलीस्ट हम ये देखते हैं कि पानी एक दिन से ज्यादा खड़ा नहीं होता। अगर सुबह पानी जमा भी हुआ है तो वो शाम रात तक क्लियर हो जाता है। जो मसला है वो एब्सोल्युटली लॉन्ग टर्म है। अर्बनाइजेशन को आपने बिल्कुल सही नुक्ता या वाजे किया या पॉइंट किया टूवर्ड्स दैट। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट? कि आप सारे जंगल काट के, सारे दरख्त काट के, बहरिया टाउन फेज 1, बहरिया टाउन फेज 2, बहरिया टाउन DHA 8, DHA 9 आप बनाते रहेंगे तो क्या होगा? पाकिस्तान में ना, हमें डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो लगता है लंबी लंबी इमारतें हैं, फ्लाईओवर हो, ये डेवलपमेंट होगी। अभी आपने मलीर रिवर का रास्ता रोक कर मलिर मलीर एक्सप्रेसवे बनाया है, वो पीपीपी तो यही बेचेगी ना, ये देखें डेवलपमेंट। और आवाम को भी लगेगा कि कितनी ज्यादा डेवलपमेंट है, लेकिन यही वो मसले हैं जिनकी वजह से फ्लडिंग, क्लाइमेट चेंज के जो मसले मसाइल हैं वो बढ़ जाएंगे। रूडा आपने रावी के रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी लोगों को बेचने के लिए वहां बना दी है। तो जो मसला है वो वही है जो दुनिया भर का मसला है। दुनिया भर में कैपिटलिज्म की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान बहुत बड़ा इफेक्टी है, उसकी वजह से यहाँ पे फ्लड्स आएंगे। उसकी और उस मसले से टैकल करने के बजाय हमने रिवर्स के रस्तों में, फ्लड्स के रस्तों में, ये गंदी घटिया भयानक हाउसिंग सोसाइटीज बनाकर, अमीरों को प्रॉपर्टी बेचकर, पैसे वो सारे कमाकर, इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व है, आप छोड़ देते हैं लोगों को डूबने के लिए, लोगों को मरने के लिए। कोई ये नहीं सोचता कि हम नया नाजमाबाद आज बना रहे हैं, यहाँ बहरिया टाउन फेज 9 आज बना रहे हैं, कल जब फ्लड आएगा तब क्या होगा? क्योंकि तब तक सब बेच बाच के खा पी कर मुल्क छोड़कर जा चुके होते हैं। नहीं, आई थिंक आई एग्री विथ यू। एंड इनफैक्ट अभी इस हफ्ते वो जो न्यूयॉर्क में बारिश हुई उसका वही सिस्टम यहाँ डीसी में भी मौजूद था और काफी तेज से बारिश हुई। तो एक वक्त जब बारिश बहुत शाम के वक्त मैं घर पे था और हो रही थी, तो मेरी अपनी स्ट्रीट जो है वो बेसिकली इट वाज अ रनिंग रिवर एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि वो पानी बह रहा था, फ्लैश फ्लड था, फ्लैश फ्लड की वार्निंग थी। और जब वो बारिश रुकी उसके आधे घंटे बाद पानी जा चुका था, क्योंकि उसका ड्रेनेज सिस्टम वाज वर्किंग फाइन, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स थे एक्सेट्रा। एंड इनफैक्ट डीसी के अंदर भी, बिकॉज दिस इज अ बिग इशू, और डीसी खुद एक स्वैम्प है, इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू कराची इन द सेंस के लो लाइंग एरिया है, समंदर करीब नहीं है, दैट्स द डिफरेंस, बट पानी वहाँ खड़ा होने का रिस्क ज्यादा रहता है डीसी के अंदर। तो एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है पिछले 4-5 सालों से ऑन व्हाट दे कॉल द स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट प्रोग्राम। उस पे री प्लांटेशन हो रही है, लोकल पौधे लगाए जा रहे हैं, घर नए बन रहे हैं, उनका ड्रेनेज क्या होगा। तो आई एग्री के
ये जो अनप्लैंड या अगली हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट है, जो आप सोचते नहीं है कि पानी जाएगा कहाँ, या कंक्रीट पे कंक्रीट बनाए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ बिग इशू। पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने बात की थी कि स्वात में आप रिवर इंक्रोच करके आप चीज़ें बना देते हैं, फिर सैलाब आता है, लोग मर जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है। और कराची में भी यही मसला है। सो आई थिंक होलिस्टिकली सोचना चाहिए इस बारे में। It'll only keep getting worse. And again, my view on this also has been from a regional perspective कि ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, ये पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट का इशू है। अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश और भूटान तक जो है ये मसला होगा। तो अगेन, हम तो यही कह सकते हैं, जो इलीट्स हैं, जो रूलिंग क्लास हैं तमाम ममालिक की, कि भाई इस चीज़ पे कोऑपरेट कर लें, आपकी लड़ाई थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, क्योंकि अरबों लोगों की जानें जो हैं वो इस इशू में रिस्क पर हैं। तो मूविंग ऑन, इसमें उजैर, इफ एक आई और। मे जस्ट ऐड, ये या पहाड़ों पे जो दरख्त होते हैं, मुझे किसी ने समझाया था, मुझे एग्जैक्ट साइंस तो नहीं पता, बट समहाउ जो दरख्त होते हैं वो लैंडस्लाइड रोकते हैं। और अगर आप देखें जो पहाड़ हैं जहाँ बहुत बड़े लंबे लंबे दरख्त हैं, तो यू विल रियलाइज कि ये तो ऐसा लग रहा है कई सालों से दरख्त है। एंड यू कैन सी उसके साथ ही एक बैरन पहाड़ है जहाँ आपने दरख्त काटे हैं और वहां लैंडस्लाइडिंग आ गई है। तो क्लियरली अगर कई सेंचुरीज तक ये दरख्त रहे हैं वहां पर, तो वहां लैंडस्लाइडिंग नहीं आई, वरना उस तरह इतने लंबे दरख्त नहीं होते। तो आप दरख्त काट कर उसको टिम्बर के लिए इस्तेमाल कर कर, आरिफ हसन हमारी पॉडकास्ट पे आए थे, उन्होंने समझाया था किस तरह आपने डीएचए फेज 7 एक्सटेंशन जो बनाई है, उसकी वजह से पीछे से महमूदाबाद का जो नाला है, उसको जो एग्जिट मिलती थी इनटू द सी, वो चोक हो जाती है। उसके सामने आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, तो वाटर हैज नो वे टू गो, तो महमूदाबाद फ्लड हो जाता है। तो ये जो अर्बन प्लानिंग होती है, सिटी प्लानिंग होती है, हम इसको बड़ा सिंपल समझते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन यहाँ पर बना दो, इसको खोल दो। नहीं, आपने जो पूरा शहर बनाया है, और स्पेशली इस्लामाबाद जैसा शहर जो बनाया है, जो पूरा जंगल काट कर, उसके बाद ऑप्शंस नहीं है। इवन राइट नाउ मलीर कैंट जो है, उधर हिस्टोरिकली मलीर रिवर होता था, मलीर रिवर का रास्ता रोककर आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नेचर विल फाइंड इट्स वे ब्रो। नो, 100%। आई थिंक ये जो दरख्तों का इशू है ऑन लैंडस्लाइड, दैट्स अ मेजर वन, पर्टिकुलरली माउंटेनस टेरेन के अंदर। और इसेंशली जो मैंने समझा है इस बारे में, वो ये कि जो रूट्स होती हैं पुराने, बिलखुसूस पुराने दरख्तों की, ये ऐसा भी नहीं है कि आपने आज वहां दरख्त लगा दी और 5 साल बाद मसला हल हो जाएगा। दीज रूट्स टेक टाइम टू गो डीप। तो द रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर इसेंशली लाइक अ क्लॉ। तो वो जब पानी बहता है तो पहाड़ के ऊपर, तो उसकी जो रूट्स हैं वो उसके इर्द गिर्द जो सॉइल है उसको अपने साथ जकड़ के रखती हैं, तो बहने नहीं देती। और उसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है। और जब सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है बिकॉज आपने दरख्त काट दिए हैं, तो वो सारा का सारा जो है मलबा आगे जाके किसी के घर पे गिरता है, किसी की जान चली जाती है, रोड टूट जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप कह रहे हैं आगे इरोजन बढ़ते हैं। ज्यादा, इरोजन ज्यादा आता है तो पानी मलबा ज्यादा ज्यादा आता आता है तो है। इरोजन मलबा ज्यादा आता है। ये जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वाली बात हो गई थोड़ी सी। चले आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने जो है इस फिस्कल ईयर के अंदर 2.1 अरब यानी कि $2.1 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो हुआ पाकिस्तान की मीशत में। दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंट्री। इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा 4-5 साल का क्राइसिस जो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इट वाज अ फंक्शन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि आपके पास डॉलर्स कम थे। तो अब वो रिवर्सल हुआ है, दैट रिवर्सल इज गुड फॉर द कंट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं पाकिस्तान में। दिस इज अगेन बिकॉज आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और एक्टिविटी को रोका हुआ है इस वक्त मुल्क के अंदर। अगर आप आज वापस बहाल करने लग जाएंगे तो आपका डेफिसिट आ जाएगा, विच इज द बिगर प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। बट अगेन, जो क्राइसिस था, जो नौयत थी इस क्राइसिस की, जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसे मैनेज किया गया है, बेहतर तरीके से किया गया है कंपेयर टू द पास्ट। सो क्रेडिट टू द फाइनेंस मिनिस्टर एंड देयर टीम जिन्होंने इस पे काम किया। बड़ा पॉलिटिकली टफ मोमेंट था उनके लिए, बट दिस इज अ टेस्टमेंट के वट एवर दे डिड इन द नियर टर्म हैज टर्न द इकोनॉमिक शिप अराउंड। अग्रीड। जो मेजर पाकिस्तान के मसले हैं, जो हार्ट सर्जरी की जरूरत है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है, वो तो ना एपेटाइट है ना विल है कि जो इकोनॉमिक स्टेटस को है या जो रेंट सीकिंग है वो मॉडल चेंज किया जाए। तो
ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने आवाम के लिए कोई बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन आपकी जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो आपने बनाई हुई है अपने फायदे के लिए, उसको आपने स्टेबलाइज कर दिया है, उसका आप क्रेडिट जाता है। उम्मीद है कि कल को आपको आवाम का भी थोड़ा ख्याल आएगा, लिहाज आएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बट यस, हाउ थिंक कंसिडरिंग हाउ बैड थिंग्स वर, कि अगर कल को आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना है लेकिन रोड पे कोई बैठा हुआ है एक्सीडेंट के बाद उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले तो ब्लीडिंग रोकें। तो दिल का मसला नहीं सही हुआ, लेकिन ब्लीडिंग जरूर रोक दी है, उसका उनको ब्लीडिंग क्रेडिट रुक गई है। जाएंगे। एंड आई डू एम नाउ अ बिलीवर इन पाकिस्तान लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। तो मैं तो खुद यूसुफ फारूक की बातों में आ गया हूँ, और ये जो सारी मैंने स्टॉक की पॉडकास्ट की हैं, मैं तो खुद अब एक इन्वेस्टर हूँ इन पाकिस्तान। लाइक यार, पाकिस्तान के बेहतरीन। फ्यूचर में, हाँ, आई हैव स्टार्टेड देखिए, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। ये शहजाद, ये बात हुई ना कि एक एनार्किस्ट को कैपिटलिज्म ने कैसा बना दिया, कि अब आप इन्वेस्टर बन चुके हैं, अब आप कैपिटल ओनिंग क्लास के शख्स बन चुके हैं। और यही कैपिटलिज्म की खूबसूरती है कि सुर्खों को भी जो है उनका रंग जो है वो उतार क्यों? देती है। स्टॉक मार्केट तो सोशलिज्म है ना, कि भाई आप सब कंपनी को ओन करें। हम सारे के सारे कंपनी ओनर्स हैं ना, एक नहीं है, मियां मंशा सिर्फ नहीं ओन करता। अब हम सारे शेयर होल्डर्स हैं, आपका भी एक शेयर है, आपका भी एक शेयर है, आपका भी शेयर है। यही तो कहते हैं सोशलिज्म, कि नहीं, मीन्स जो ऑफ जो प्रोडक्शन जो सुर्खे है। जो सुर्खे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट में जरा हमें बताएं कि ये वाली लॉजिक आपको शहजाद की कैसे लगी। देखें, यार, कैपिटलिज्म ने मेन स्ट्रीम कर दिया है आपको। आपको वो पता है कैसे अली फरीद ख्वाजा जब आए थे, उन्होंने बताया, आपको पता है स्टॉक मार्केट शुरू कैसे हुई थी? कैसे हुई थी? इंडिया के ऊपर जुल्म करने के लिए स्टॉक मार्केट शुरू हुई थी। सो द डच इंडिया कंपनी नीडेड या मनी। द ईस्ट इंडिया कंपनी, या या सो बेसिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए दुनिया भर में स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट आया है। Yeah, no, that's how it started, 100%. The या Dutch actually, in many ways, were the great innovators of capitalism क्योंकि पहले उन्होंने stocks बनाए. They also invented modern slavery at the industrial scale. वो अमेरिका और ब्रिटेन का नाम बड़ा आता है, लोग डच को भूल जाते हैं, लेकिन इन्वेंशन उनकी थी शुरू में। थैंक यू फॉर मेकिंग द केस अगेंस्ट कैपिटलिज्म फॉर मी। कैपिटलिज्म ने There हमें you क्या go. दिया? डच इंडिया कंपनी और स्लेवरी। थैंक यू कैपिटलिज्म। स्लेवरी। अच्छा जी, इंटरनेशनल न्यूज की तरफ बढ़े। पहले जरा स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं भूल गया था कि वो भी एजेंडा में डालना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 26 रन पे आउट कर दिया है यार। और इंडिया का इंग्लैंड का मैच बड़ा जबरदस्त था। वो बहुत दोनों टेस्ट सीरीज चल रही थी और वो हार्ट ब्रेकिंग था, वो जो एंड में जो आउट हुआ। आई फेल्ट फॉर मोहम्मद हिम। सिराज। मिडिल, फुल मिडिल के बाद जो है वो बॉल घूम के पीछे से हिट द स्टंप्स। बट व्हाट डू यू मेक ऑफ द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड 26 ऑल आउट फॉर द वेस्ट इंडीज? ये थोड़े लंबे डिस्कशंस हैं, पर मैंने नहीं मैच देखा, मैंने हाईलाइट जरूर देखी है। स्टार्क जब आउट हुआ था, तो सर्लिस जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने ना उंगली कराई स्टार्क को। उंगली ज्यादा कर दी थी। बस फिर वही उंगली टेढ़ी करके स्टार्क ने आउट करने के लिए, जो बिली बाउडन की तरह, और 15 बॉलों पर उन्होंने 5 विकेटें शुरू में ही आकर। जस्ट स्टार्क एट हिज बेस्ट, आई थिंक मिचेल स्टार्क इज व्हाट शाहिन अफरीदी थिंक्स ही इज। 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, हम सबको पता है कि इन स्विंग होगी, पिच होके इन स्विंग होगी, बट इट्स ब्रिलियंस ऑफ स्टार्क दैट ही स्टिल मैनेजेस टू डू इट, स्पेशली विद द पिंक बॉल। पिंक बॉल या की जो परफॉर्मेंसेस स्टार्क की रही हैं, वो बहुत ज्यादा बेहतर रही है, इवन फ्रॉम हिज रेड बॉल परफॉर्मेंसेस। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल है कि उन्होंने एक पिंक बॉल टेस्ट मैच करवाया, और इस वजह से करवाया कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में हमें लोग देख लें। वेस्ट इंडीज क्रिकेट जो एक टाइम पे दुनिया की, फॉर अ डेकेड दे डोमिनेटेड, मेनी पीपल आर्ग्यू द ग्रेटेस्ट क्रिकेट टीम दैट हैज एवर एग्जिस्टेड, उनका ये हाल होना, 26 रन पे ऑल आउट होना। प्लेयर जो हैं, निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स 29 पे रिटायर कर जाते हैं, बोलते हैं फ्रेंचाइज खेलेंगे, क्रिकेट नहीं खेलेंगे। स्टिक टू क्रिकेट मैंने अभी देखना शुरू किया है, ब्राइन लारा आए हैं उस पे, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में, अपने करियर के बारे में। सो फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ बीइंग अ फैन ऑफ क्रिकेट, आई थिंक इट्स वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग। You ideally want a system where a West Indies team, where a Pakistan team, where a Sri Lanka team can compete with Australia, South Africa, England, लेकिन जो पैसों का अब इतना बड़ा डिफरेंशियल आ गया है वो बिग थ्री होने के बाद,
कि लिटरली ये तीन चार नेशंस ही हैं जो टेस्ट मैच कंपेटिटिवली खेल सकते हैं, और बाकी जो मुल्क हैं उनके लिए ऑलमोस्ट एज अ चोर वो लोग टेस्ट मैच खेलते हैं। बांग्लादेश श्रीलंका की भी सीरीज चल रही है, ना कोई देखता है, ना कोई ब्रॉडकास्ट करता है, और ना कोई उनके मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली खेलना चाहता है। सो इट्स सैड फॉर टेस्ट क्रिकेट ऑनेस्टली। या नो आई एग्री एंड आई थिंक ये जो डिवाइड हुआ है बिग थ्री की वजह से, आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और उसकी वजह से वो फ्रेंचाइज क्रिकेट भी बढ़ रहा है और इकोनॉमिक्स जो है वो उस तरफ जा चुके हैं। फिर अगर आप 20 ओवर क्रिकेट ही खेलते हैं तो यू कैन नॉट प्ले टेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो समथिंग द आईसीसी आई थिंक नीड्स टू डू a lot about एंड if they want test cricket to thrive. And I think they're going to make it worse because what they are Yeah. now proposing is a two-tier test system. Yes, it will make for better test matches in the immediate run. I also want to see five-match test series. अभी जब हमने ऑस्ट्रेलिया इंडिया हुआ था, phenomenal test series. अब इंडिया इंग्लैंड हो रहा है, phenomenal test series. Ashes likely to be phenomenal. World Test Championship phenomenal. लेकिन अगर ये लोग आपस में ही खेलते रहेंगे पांच पांच मैचेस की टेस्ट सीरीज, और फिर बाकी मुल्क आपस में खेलते रहेंगे एक चैंपियनशिप में टीयर बी में, तो वो जो It's not gonna work. या इट विल वर्क फॉर देम, इट मेक देम मनी, बट आई थिंक जो प्योरिस्ट हैं हमारी तरह के, उनके लिए बड़ा सैड होगा। Yeah, no, I agree and that's why I want to touch on this story. अच्छा, दूसरी जो बड़ी स्टोरी मेरे मुल्क के अंदर जो चल रही है, एप्स्टीन फाइल्स आर बैक। और आज Are you सुबह still जब मैं talking उठा about it? तो Are you still talking? Look, Hillary invented it. Bill Clinton wrote it. Nothing to see. My God, why are you still talking about it, Zed? Look at media. क्रिकेट मीडिया एंड डेमोक्रेट्स। अच्छा, कहानी का मजा ये है कि बेची इन्होंने खुद हम्म, सारा सालों साल कि ये है हम्म। कंस्पिरेसी और छुपाया जा रहा है, ये है वो है। आप खुद ही रिलीज नहीं कर रहे और उनकी अपनी बेस जो है वो नाराज हो गई। और पूछने लग गई कि भाई बताओ कि क्या स्टोरी है। शुरू में तो डोनाल्ड ट्रम्प सेड इस हफ्ते के आई डोंट नीड द सपोर्ट ऑफ दीज पीपल इधर, तो वो ब्रेक थ्रू हो चुका था, ब्रेकअप हो चुका था मागा के अंदर। और फिर आज की जो खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, आज की नहीं कल की, जुलाई 17 की शाम की खबर है कि एप्स्टीन के जो दोस्त थे उन्होंने काफी बेहुदा किस्म के लेटर्स वो लिखा करते थे उनकी 50वीं सालगिरह के लिए। और एक खत जो था वो डोनाल्ड ट्रंप ने भी लिखा था। कलेक्टर जो थी इस खत की वो गिजलेन मैक्सवेल थी। अगर लोग नहीं जानते गिजलेन मैक्सवेल का किसके साथ कनेक्शन है तो वो जरा गूगल कर लें खुद ही, हम उस तरफ वो नहीं इस जाते तस्वीर, वापसी। आप एक तस्वीर की बात कर रहे हैं शायद। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो गिजलेन मैक्सवेल के पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं। वो देख लें जरा। जी जी, लेकिन मैक्सवेल से पहले, ये ग्लेन मैक्सवेल से पहले किसी और जी मैक्सवेल ने भी क्रिकेट खेली है। एग्जैक्टली exactly. तो उसके ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बिल्कुल झूठी खबर है, सेकंड ग्रेड वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखी है, मैं इन्हें डेफेमेशन का केस लगाऊंगा। जेडी वैंस ने भी ये कहा। और उसके साथ साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जो इंडाइटमेंट या टेस्टिमनीज हैं जो सील्ड हैं वो कोर्ट से अनसील करवाई जाएं और सबका सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो रिलीज किया जाए। अब जो है तो एक हफ्ते के अंदर, फ्रॉम सेइंग कि इसमें कुछ है नहीं और ज़रूरत नहीं है कुछ रिलीज करने की, नाउ द प्रेसिडेंट एंड हिज कैबिनेट इज सेइंग कि सब कुछ रिलीज करना चाहिए। आई थिंक दिस इज अ वेरी interesting story in the sense that it has broken through both on the MAGA side as well as on the Democrat side. तो क्योंकि polarized media landscape में there is usually things that each side talks about, both don't collectively talk about the same thing usually. Very interesting development from my perspective. नहीं, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ ट्रम्प लॉस सम मांगा, वरना ट्रम्प का वही हाल है जो इमरान खान का अपने सपोर्टर के साथ पाकिस्तान में है, कि ट्रम्प दिन बोले तो, रात को दिन बोले तो वो मान लेते हैं। पर इस तरह की वीडियोस ट्विटर पे आई कि मागा हैट्स लोग जला रहे हैं, टिम डिलन ने तो ऐसी की तैसी कर दी, बट एंड्रू शुल्ट्ज जैसे लोगों ने भी बोला कि यार मैंने इसलिए तो नहीं डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट किया था। एप्स्टीन फाइल्स पर बहुत ज्यादा कैंपेन किया था ट्रम्प ने भी बोला था। फिर वो जो अस मूवी के स्टार हैं, काश पटेल, जिनकी शक्ल हमेशा ऐसे लगती है कि हम्म। भूत देख लिया है, उन्होंने उन्होंने भी ये बातें की थी। फिर वो भी साइड स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि शायद वो रिजाइन भी कर देंगे। फिर पैम, व्हाट्स नेम, बॉन्डी बॉन्ड बैम,
उन्होंने भी बीच पैम में बॉडी। कहा था कि मेरी डेस्क पर है फाइल्स और मैं रिव्यू कर रही हूँ कौन कौन है। और अब वो जब खुलकर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले रन किया कि हम आएंगे और ये सारे पेडोफाइल्स हैं और हम रिलीज करेंगे, फिर आने के बाद बोला हमारे पास फाइल्स हैं, हम देख रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और अब बिल्कुल ही ट्रम्प गैसलाइट करने शुरू कर दिया उन्होंने कि क्या बकवास कर रहे हो, अब तक एप्स्टीन की बातें कर रहे हो। तो इवन हार्ड कोर मैगा इज सॉर्ट ऑफ रिजेक्टिंग दिस। एंड आई थिंक दिस इज टर्निंग इनटू अ स्कैंडल ऑफ सॉर्ट्स एज वेल, क्योंकि आज की जो खबर है, अकॉर्डिंग टू इलिनॉय सेनेटर सेनेटर डर्बिन, उन्होंने कहा है कि भाई जो एफबीआई एजेंट जिनको टास्क दिया गया था जो इन इन्वेस्टिगेटिव फाइल्स को रिव्यू करें अर्लियर दिस ईयर, उन्हें कहा गया था कि भाई यू वर आस्क्ड दे वर आस्क्ड टू इंस्ट्रक्टेड टू फ्लैग एनी डॉक्यूमेंट्स दैट मेंशन्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। और उन्होंने खत भी लिखा है एफबीआई को, कैश पटेल को, पैम बॉन्डी को, और पब्लिकली भी डिस्क्लोज किया है कि भाई ये जरा आप समझाएं कि ये आपने कैसे फ्लैग करने का प्रोसेस चलाया और डिस्क्रिपेंसीज जो हैं डेटा के अंदर वो क्यों है। उसके साथ साथ जो है प्रोसिक्यूटर्स ने जिन्होंने एप्स्टीन का ट्रायल किया था और जो इन्वॉल्व थे इस पूरे केस के अंदर, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया है। तो इट इज टर्निंग इनटू बिट ऑफ अ स्कैंडल एंड विल सी हाउ दिस गोज आउट, बट आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग, फॉर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो शेप नहीं कर पा रहे नैरेटिव अपनी तरफ से, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है उनकी प्रेसिडेंसी का। मैं हमारे लोकल मागा को भी बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज देख लो और सीख लो। डोनाल्ड ट्रंप को भी जब नैरेटिव बनाना था उन्होंने क्या किया, हंटर बाइडन लैपटॉप, ये जो डेमोक्रेट्स हैं, ये जो ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जो ही पुराना मंजन था सारा उन्होंने बेचने की कोशिश की। इस दफा नहीं खरीदा लोगों ने, लेकिन सालों साल वो खरीदते आए हैं। तो ये जब भी कोई क्वेश्चन किया जाए और उसका जवाब यही हो कि दूसरे चोर हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, प्लीज स्टॉप बिलीविंग लायर्स लाइक दैट। यप, आई एग्री। और आखिरी इंटरनेशनल स्टोरी एब्सर्ड है और कनेक्टेड है पिछले हफ्ते की, जो हमने एक एब्सर्ड स्टोरी की थी कि बिरयानी के ऊपर केसेस बन रहे हैं, तो उसी तरह भारत के अंदर इस दफा रैडिकल राइट विंगर्स ने जो है वो केएफसी बंद करवा दिया जबरदस्ती। कहा कि भाई सावन का महीना है और सावन के महीने में गोश्त नहीं बिकना चाहिए, तो उन्होंने फास्ट फूड की जगहें जो हैं वो शहर में जा जाके बंद करवाना शुरू कर दी। और उसके साथ साथ जो है वो धमकाना और डराना शुरू कर दिया वहाँ जो लोग काम करते थे उस केएफसी के अंदर। तो अगेन मुझे लगता है कि पूरे रीजन में इसी तरह की हरकतें होती हैं कि किसी को बिरयानी के ऊपर पकड़ लो, किसी को केएफसी के ऊपर पकड़ लो, पता नहीं अगली क्या स्टोरी होगी। बट आई फाउंड दिस अम्यूजिंग गिवन के पिछले हफ्ते अपने पाकिस्तान में भी एक ऐसी स्टोरी कवर की थी। एक और बड़ी अपसर्ड चीज ये हुई कि पंजाब पुलिस जो है इंडिया का, उन्होंने, अब क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट देखा है सिर्फ, अपेरेंटली उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की अपने ऑफिशियल अकाउंट से जिसमें पाकिस्तान को जॉर्ज फ्लॉयड दिखाया हुआ है और इंडिया को ऑफिसर दिखाया हुआ है, और घुटना जो है वो पाकिस्तान की गर्दन पे डाला हुआ है। I don't know what they were thinking if they posted this. Not only insensitive, but it also sort of demonstrates how they see themselves. तो अगर एक कोई इंडिया का तबका है who started seeing themselves as the colonizers, as the oppressors, कि अब जो marginalized groups हैं और communities हैं उनकी गर्दन पे हमारा घुटना होगा और हम वो ऑफिसर होंगे, प्लीज खुदा का वास्ता है, इंसान बन जाए। ये मैंने भी देखी, मुझे लग रहा था कि ये एडिटेड या फेक है, बट अपेरेंटली दिस वाज रियल एंड वाज वेरी क्विकली डिलीटेड। और हम लिंक भी डाल देंगे, लोग जाके देख सकते हैं, बहुत रेडिट के ऊपर और कुछ मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर इस पे कवरेज की गई थी, एंड देयर आर स्क्रीनशॉट्स दैट शो कि ये पोस्ट एक्चुअली किया गया था। क्योंकि इन चीज़ों में आई नो यू डू द सेम शहजाद, मुझे ऐसी कोई चीज़ें आती हैं ना जो मुझे बड़ी क्रेजी लगती हैं, तो हमेशा मैं 10-15 मिनट तो पहले डबल चेक ट्रिपल चेक करता हूँ कि भाई असल भी है कि नहीं, क्योंकि आजकल जो है वो एडिटेड माल ऐसा मार्केट में चल जाता है कि फिर लेने के देने पड़ जाते हैं बेसिकली। बट दिस वॉज क्लियर। कपल ऑफ अदर न्यूज, बुशरा बीबी के जो बेटे हैं उन्होंने अपने मुलाजिम को गोली मार दी, जिसके ऊपर उनको जेल में ले लिया गया। आई वाजंट फॉलोइंग द केस, आई डोंट नो देयर इफ यू नो एनीथिंग ओह, मोर देन व्हाट आई वाज हैड नो रिपोर्टेड। आइडिया। यू हैड नो आइडिया? जी बिल्कुल, ये एक खबर है।
दूसरा एक चीज जो हमसे मिस हो गई कवर करना, अ, एक आदमी है जिन्होंने, जब लाहौर में बारिश आई हुई थी, उन्होंने गालियां दी थोड़ी सी। मैं नहीं हूँ फैन का इस तरह की लैंग्वेज का। तो जो उन्होंने लफ्ज बोले, ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल। आई डू फील के वी फील अ लॉट मोर कंफर्टेबल अब्यूजिंग मरियम नवाज, इसी तरह की जो गालियां हैं वो किसी और औरत के बारे में होते हैं तो हम नहीं एक्सेप्ट करते। दैट बीइंग सेड, उनको फिर अरेस्ट करना, हैवी हैंडेडनेस स्टेट की दिखाना, उनसे अपॉलजी मंगवाना, उसके भी मैं खिलाफ हूँ। यू कैन, आई डोंट थिंक वी नीड टू नेसेसरली टेक साइड्स इन जस्ट ब्लैक एंड वाइट, एक साइड को सपोर्ट करें। उनको गाली भी नहीं देनी चाहिए थी उस शख्स को, लेकिन अगर उसने गाली दे दी तो स्टेट को फिर जाने देना चाहिए था। स्टेट ने इस तरह एक आम से बाबे को पकड़कर इतना केस बनाकर अपॉलजी उससे दिलवाकर, दैट आल्सो फ्रॉम द स्टेट वाज कंप्लीट नॉनसेंस। आई फुली एग्री विद यू। इनफैक्ट मेरा तो इस पे और स्ट्रांग व्यू है शहजाद, और वो ये कि इन पर्टिकुलर अगर आप स्पीच एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस स्पीच के एक्सरसाइज के अंदर अगर आप गालम गलोच या गैर मुहज्जब जबान इस्तेमाल कर रहे हैं टू अ स्टेट फंक्शनरी, उस सिचुएशन में तो स्टेट को और मोहतात होना चाहिए। क्योंकि देखें, एक स्टेट रियासत जो है उसके पास इन मोस्ट केसेस मोनोपोली ऑफ ओवर फोर्स, ओवर पावर होती है। वो इंसान की, शहरी की जिंदगी तबाह कर सकती है अगर वो चाहे तो, और उसके फंक्शनरीज चाहें तो इतना हौसला होना चाहिए स्टेट के फंक्शनरीज के अंदर कि अगर एक आम शहरी, आप उससे क्रिटिसाइज करना है, आप उसको सामने से और 10 गालियां देनी है, पॉलिटिकली आपने देनी है, किसी से दिलवानी है, आप जरूर दिलवाएं, लेकिन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, हरासमेंट यूजिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस टू सप्रेस स्पीच, ये बिल्कुल जो है, मेरा तो इस पे बड़ा स्ट्रांग व्यू है कि स्टेट स्टेट का ये काम नहीं होना चाहिए इस तरह की हरकतें करना। स्टेट हमने एक गुंडा नहीं है मोहल्ले का। हमने एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि ये जो पीएमएलएन एसोसिएटेड यूट्यूबर्स हैं, एसएन चट्टा जैसे जाहिल तरीन घटिया लोग, उन वो जो जबान इस्तेमाल करते हैं, पर एक साथी ने मुझे फोन किया कि ये सिर्फ पीटीआई सपोर्टर नहीं है, ये सॉरी ये पीएमएलएन सपोर्टर नहीं है, ये एक ओहदेदार भी हैं इंटरनेशनली फॉर वन ऑफ द कंट्री के सेक्रेटरी ओह, हैं या हेड हैं इंटरेस्टिंग। पीएमएलएन इंटरनेशनली। तो जब आप एक पार्टी में इतने घटिया आदमी को सपोर्ट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते। तो आप अगर ये बातें करेंगे जो मुल्क में इस तरह की जबान, तो आपके लोग जो इतनी घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डालें ना जेल में, उनको अरेस्ट करवाएं, उनसे उनसे अपॉलजीज दिलवाएं। तो पीएमएलएन लिटरली हैज जीरो हाई मॉरल ग्राउंड ऑन दिस, एंड आई एग्री, आई do not endorse what he said, but I will defend his right to say nonsense like that even. उज़ैर, इसराइल ने सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। नेतन्याहू लगता है कि जब उनका करप्शन की केस की डेट आए, वो रैंडमली एक मुल्क सेलेक्ट करके इनी माइनी वो करके उस पे बमबारी कर देते हैं। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आई थिंक ये इस बमबारी से पहले जो मेन पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी इसराइल के अंदर, वो ये कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स थे उनकी कोalition के, उन्होंने हुकूमत छोड़ने का अनाउंस कर दिया था। तो एक बार फिर नेतन्याहू की हुकूमत डावाडोल हो रही थी और अगले दिन ही जो है वो बमबारी कर दी। और इस बमबारी का जो आई थिंक जो पॉलिटिकल लिंक है, वो सिर्फ ये नहीं कि एक कोalition पार्टनर जा रहा था। द्रूज जो हैं जिनके हम्म। क्लैशेस हो रहे थे बेडुइन्स के साथ सीरिया के अंदर, वो इसराइल में भी मौजूद है और उनका एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है। तो अगेन नेतन्याहू ने अपना पॉलिटिकल बेस रीइंफोर्स करने के लिए एक बार फिर ये बमबारी की, और वो क्लैशेस चल रहे हैं। और आई थिंक फिर आज भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कोई छोटी मोटी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो डमास्कस में डायरेक्ट शहर के अंदर या हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राइट और एंड द पैलेस। या अराउंड द पैलेस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो या ये प्लेबुक है इसराइल की। और अगेन यहाँ तो डीसी में भी बहुत से लोगों का अब यही मानना है कि बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द जेनोसाइड एंड कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर विद लेबनान, सीरिया एक्सेट्रा इज ओनली फॉर द सोल पर्पस ऑफ नेतन्याहू रिमेनिंग इन पावर। जिस दिन एक हफ्ते का भी अमन हो गया, बीबी की हुकूमत चली जाएगी, और बीबी को भी ये मालूम है। और जब हुकूमत जाएगी तो प्रॉबेबली उनको जेल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके करप्शन केसेस जो हैं वो फंसे हुए हैं अभी भी। आपका मुल्क भी तो सीईओ है एस्ट्रोनॉमर का।
कोई भरोसा उसको नहीं करना चाहिए। मतलब अभी 1-2 महीने पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सीरिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको फुल वाइट वॉश करके ट्रम्प झपियां मार रहे थे। और फिर जो मेन मिडिल ईस्ट में एलाय है, कह सकते हैं कॉलोनी है या आउटपोस्ट है अमेरिका की, वो अमेरिकन एलाय को बॉम्ब कर देते हैं। तो मतलब अमेरिका से दोस्ती प्यार जो है ना वो बड़ा महंगा पड़ जाता है। और उस पे इस इशू पे तो डे लाइट भी है, बल्कि इस हफ्ते जो एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई थी कि इसराइल ने एक चर्च के ऊपर हमला किया गजा के हम्म। अंदर, दी ओनली चर्च। और ये वही चर्च है जिसे पोप फ्रांसिस जब वो जिंदा थे तो वो रोज शाम में वहाँ फोन कॉल करके वहाँ अपने लोगों से बात करते थे जिनके ऊपर बमबारी हो रही थी, खाना नहीं मिल रहा था, पीने को पानी नहीं मिल रहा होता था। उसी चर्च को हिट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के साथ इस बात को बड़ी स्ट्रांगली रेज किया। सो देर इज डे लाइट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट ऑफ कोर्स जो ब्रॉडर अलाइनमेंट है यूएस इसराइल का वो तो हमारे सामने है कई सालों से, और वो बायपार्टिजन अलाइनमेंट है। बट ऑन दिस सीरिया एज वेल एज दिस चर्च बॉम्बिंग इन गजा, देर हैज बिन सम फॉल आउट ऑफ दिस, लिमिटेड बट सम। थैंक यू जैद, कुछ आप रेकमेंड करना चाहेंगे लोगों को? नहीं, इस हफ्ते रिकमेंडेशन ऐसा तो कोई है नहीं। आई वॉच सुपरमैन। हमने लास्ट वीक इस पे बात की हाँ थी, हाँ। राइट, के वी कैसी शुड लगी वॉच आपको? इट। आई आई रियली लाइक इट, अच्छी मूवी थी। एंड आई थिंक के जो पॉलिटिकल डिबेट उस पे हुआ है, पीपल विल मेक ऑफ इट व्हाट दे विल आफ्टर वॉचिंग द मूवी। बट माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस वाज के वार्नर ब्रदर्स ने और डायरेक्टर ने बड़ा नुआंस के तरह से नेविगेट किया, क्योंकि आप एक एक तरफ से अगर मूवी देखें तो आपको लगेगा कि यार रशिया यूक्रेन की बात हो रही है, दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो आपको इसराइल फलस्तीन लगेगा या कोई और क्राइसिस लगेगा। बट ओवरऑल द मूवी वाज वेरी वेल डन। और तीन चार प्लॉट्स उन्होंने साइड प्लॉट्स भी एंटर कर दिए हैं, तो मुझे लगता है अब वार्नर ब्रदर्स जो है वो एक पूरा एक यूनिवर्स बनाएगा बैटमैन और सुपरमैन के इर्द गिर्द। सो बट इट्स अ मूवी वर्थ वाचिंग इन थिएटर्स। आपको लेक्स लूथर में अपना आप नजर आया थोड़ा एग्जैक्टली, इट्स वेपन्स। मैं कहाँ हथियार बेचता हूँ यार, सा? मैंने किसको हथियार बेचे क्या हैं। पता आप हमारे मुल्क के फ्रंटों, बाद में पता चले कि उजैर यूनुस तो डीप स्टेट एजेंट था डीप स्टेट पाकिस्तान का। भाई, वो तो वैसे ही रेजिम चेंज तो मैं करवा चुका हूँ ना, वैसे ये भी तो है। तो ये बात अगर थैंक यू इंसाफियत से लेक्स। तो कहेंगे शहजाद ने बिल्कुल ठीक कहा, ये लेक्स लूथर है पाकिस्तान का, इसने हुकूमत गिरवाई है हमारी। थैंक यू लेक्स, आज आपने हमें वक्त निकाल कर ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम क्रिप्टो अडॉप्ट कर कर मिलेंगे, तब तक शायद मैंने भी मूवी देख ली हो। खुदा हाफिज।